नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 33 की। चैप्टर नंबर 33 जो हम बीएनएसएस का देखेंगे वही चैप्टर है सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 31। अब हम लोग जो कर रहे हैं बीएनएसएस को, तो उसको खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 32 तक कंप्लीट कर लिए हैं यूट्यूब पे। इसके साथ ही हमारी बीएनएसएस की जो सीरीज है, जो बीएनएस की सीरीज है वो भी हमारी चल रही है। बीएनएस की सीरीज कहाँ पे चल रही है? बीएनएस की सीरीज यूट्यूब पे चल रही है, जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। साथ ही कुछ माइनर एक्ट्स मिल जाएंगे आपको आरजीएस के संबंध में, और आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 31 और बीएनएस का जो चैप्टर नंबर 33 है वो बात करते हैं। जब हम चैप्टर नंबर 33 की, तो सेक्शन 446 से 452 तक आता है, और जब हम चैप्टर नंबर 31 सीआरपीसी की बात करते थे तो आता था 406 से लेके 412 तक। किस बारे में बात करता है? आपराधिक मामलों का अंतरण, यानी कि ट्रांसफर के बारे में बात की जा रही है। क्रिमिनल केसेस के जो ट्रांसफर होते हैं वो इसके अंतर्गत कवर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्यों देखते हैं? क्यों? जिससे कि हमको पता चल जाता है कि आखिर इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें बता रखी है। तो इंडेक्स में देखते हैं तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 446। 446 वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का होता है 406। किस बारे में बात करता है? मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर बताई जा रही है वो 446 के अंतर्गत बताई जा रही है। जब हम आते हैं 447 पे, तो वही सेक्शन है जो 407 है हमारे सीआरपीसी का, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। यानी कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो हाई कोर्ट की पावर की बात की जा रही है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की पावर, फिर हाई कोर्ट की पावर। जब हम बात करते हैं सेक्शन 448 की, तो वही सेक्शन है जो 408 है हमारा सीआरपीसी का, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की शक्ति, यानी कि ट्रांसफर करने की पावर बता रही गई है हमको 448 के अंतर्गत। सेक्शन 449 आता है सीआरपीसी, बात करता है 409 सीआरपीसी का है। इसमें बताता है सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लिया जाना। यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? सेशन न्यायाधीशों को, यानी सेशन जजेस की बात की जा रही है। सेक्शन 450 आता है, तो वही सेक्शन है जो 410 है हमारे सीआरपीसी का, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का वापस लिया जाना। सेक्शन 451, 411 है सीआरपीसी का, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के द्वारा मामले को अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले करना, यानी जो उनके सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट होंगे उसको ट्रांसफर करेगा, वापस लेगा, हवाले किया जाना या फिर वापस लेना। सेक्शन 452 की बात करते हैं तो आता है सीआरपीसी का 412, कारणों को अभिलेखित किया जाना, यानी रीजन रिकॉर्ड करने की बात की जा रही है। सबसे पहले जब हम बात करेंगे सेक्शन 446 की, तो वही सेक्शन है जो 406 है सीआरपीसी का। कंपेयर करते हुए स्टडी कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि जो हमारा आरजीएस का एग्जाम है इसमें सीआरपीसी भी आ रही है और बीएनएसएस भी आ रही है, आईपीसी भी आ रही है और बीएनएसएस भी आ रही है, बीएनएस भी आ रही है। तो आप लोग चाहें तो बीएनएस की सीरीज जो कंप्लीट यूट्यूब पे अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं जाके। सीआरपीसी भी अब हमारे अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है, तो आप लोग जाके गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि हमको पता लग जाए कि आखिर हमको बीएनएसएस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। तो क्या होगा इसके अंतर्गत? जब सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि भाई न्याय का जो उद्देश्य है उसके लिए आवश्यक है कि आदेश दिया जाए, तो वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा, यानी कि डायरेक्शन देगा कि मामला या जो अपील है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को, एक हाई कोर्ट से दूसरे अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनको, या फिर किसी अन्य जो हाई कोर्ट है उसके अधीनस्थ न्यायालय को भेज दिया जाए। तो कब अंतरण किया जाएगा? जब भारत का जो महान्यायवादी होगा, या कोई हितपद पक्षकार होगा, या फिर प्रत्येक आवेदन समावेदन पर होगा, या शपथ पत्र पर समर्थित होगा, तभी इसका अंतरण किया जाएगा। अब ये बोलता है जब आवेदन खारिज किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की राय में अगर आवेदन ऐसा है जो तुच्छ करने वाला है, तंग करने वाला है, मतलब इतना महत्व नहीं रखता है, तो आवेदक को आदेश दिया जाएगा कि जिसने आवेदन का विरोध किया है उसे समुचित प्रतिकर दे, यानी जो भी रीजनेबल उसका कंपनसेशन बनता है, प्रतिकर बनता है, वो देगा। सीआरपीसी में कितना दे रखा है इसको? 1000 रुपये तक का दे रखा है। लेकिन जब हम बीएनएसएस की बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने दे दिया समुचित प्रतिकर, जो भी उचित लगेगा वो वाला यहाँ पे प्रतिकर, कंपनसेशन वगैरह जो भी होगा वो दिया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 447 बात करता है कि वही सेक्शन है जो 407 है हमारे सीआरपीसी का। क्या बोलता है? मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। किसकी पावर देने की बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है
कि ये किसकी पावर है, उच्च न्यायालय की शक्ति है, उच्च न्यायालय की शक्ति यानी कि हाई कोर्ट की पावर। तो जब हाई कोर्ट को बताया जाए कि भाई उसके अधीनस्थ किसी कोर्ट ने पक्षपात रहित विचारण होने की संभावना है, कठिन विधि का प्रश्न उठ सकता है, साक्षी और पक्षकारों के लिए अपीलों का अंतरित किया जाना सुविधाजनक होगा, न्याय के उद्देश्यों के लिए सही होगा, तो वो क्या कर सकेगा, ऑर्डर देगा किसी अपराध का ट्रायल करने के संबंध में, इंक्वायरी करने के संबंध में। ऐसे कोर्ट द्वारा जो 197 से 205 में तो सक्षम नहीं है पर किसी अन्य तरीके से अदरवाइज सक्षम है और वरिष्ठ अधिकारिता के किसी कोर्ट के द्वारा ट्रांसफर किया जाए, कोई मामला सेशन कोर्ट को ट्रांसफर किया जाए, मामला उसने स्वयं को ही ट्रांसफर किया है, तो उस मामले में वो ये सब चीजें कर सकता है। हाईकोर्ट निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वयं प्रेरणा से क्या कर सकता है, कोई कार्यवाही वगैरह कर सकता है। या फिर क्या होता है, इसका थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता से अन्य या शपथ पर समर्थित किया जाए। तो इस तरीके से करने पर और अभियुक्त व्यक्ति अगर आवेदन करे, उसे किसी प्रतिकर के संदाय के लिए बंध पत्र, जमानत पत्र निष्पादित करना होगा और आवेदन करने वाला अभियुक्त लोक अभियोजक को आवेदन की लिखित सूचना आधारों सहित करेगा। ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है यहाँ। और जब तक सूचना व आवेदन की सुनवाई में 24 घंटे ना बीत गए हों। कौन कौन, ये वाले पॉइंट्स हमको कहाँ पे दे रखे हैं, बीएनएसएस के अंतर्गत दे रखे हैं कि भाई राज्य के जो महाधिवक्ता होता है उसने अन्य या शपथ पत्र से समर्थित किया हो, अभियुक्त के आवेदन पर किया गया हो, प्रतिकर के संदाय के लिए कोई बंध पत्र, जमानत पत्र, बॉन्ड, जो बेल बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, उनको निष्पादित करना होगा। आवेदन करने वाला जो अभियुक्त होगा वो लोक अभियोजक को यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आवेदन की लिखित सूचना देगा, आधारों सहित देगा कि भाई कौन कौन से आधार है जिस पर ही किया गया है। आवेदन पर तब तक आदेश नहीं दिया जाएगा, कोई भी ऑर्डर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक सूचना व आवेदन की सुनवाई में 24 घंटे ना बीत गए हों। कितने घंटे, 24 घंटे ना बीत गए हों। जहां एप्लीकेशन किसी अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला अपील ट्रांसफर करने के लिए जो ऑर्डर दिया जाएगा, आवेदन के निपटारे तक कार्यवाही रोक दी जाए। यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय को कोई मामला दिया गया है, इस संबंध में एप्लीकेशन किसी अधीनस्थ न्यायालय में की गई है, तो जो ट्रांसफर वगैरह किया जाएगी, उसको ऑर्डर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। कब तक, आवेदन के निपटारे तक। कौन से मामले को, जो अधीनस्थ न्यायालय के सामने है। आवेदन खारिज, आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला हो तो आवेदक जिसने उसका विरोध किया है उसे समुचित प्रतिकर प्रदान किया जाएगा। सेम बात अभी हम सुप्रीम कोर्ट के मामले में समझ के आए थे। हाईकोर्ट जब स्वयं के पास मामला अंतरण करने का ऑर्डर देता है तो वहां कोर्ट उस प्रक्रिया का पालन करेगा जो सामान्यतः करता है। यानी कि जब हाईकोर्ट के पास स्वयं उसने मामला ट्रांसफर करने का ऑर्डर आया है तो वो उस प्रोसीजर को फॉलो करेगा जो जनरली वो यूज करता है। और इस सेक्शन की कोई भी बात सेक्शन 218 के अधिक सरकार के किसी ऑर्डर पर प्रभाव डालने वाली नहीं होगी। यानी कि जो सेक्शन 218 में सरकार के ऊपर कोई इफेक्ट आता होगा उस पर कोई भी इफेक्ट डाला नहीं जाएगा, उस ऑर्डर पर कोई भी प्रभाव नहीं डाला जाएगा। अब सेक्शन 448 कहता है कि सेक्शन 408 सीआरपीसी का है, वही सेक्शन है जो बीएनएसएस का 448 है। मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। तो कोई विशिष्ट मामला उसके सेशन खंड में एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित किया जाएगा। एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित किया जाएगा निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या स्वयं प्रेरणा से या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर। ऐसा कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो जो निचला अदालत है उसने कोई रिपोर्ट दी हो, स्वयं प्रेरणा से हो, या कोई हितबद्ध पक्षकार ने, यानी कि ऐसे कोई एप्लीकेशन दायर की है जो कोई भी उस पर हित रखता हो, उस बात पे कोई हित रखता हो। और जुर्माना कितना होगा, 10,000 रुपये से अनधिक राशि का जुर्माना। ठीक है। फिर सेक्शन 449 कहता है कि वही सेक्शन है जो सेक्शन 409 है सीआरपीसी का। सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लिया जाना। कैसे ले सकता है, तो सेशन जज अपने अधीनस्थ सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से मामला अपील में वापस ले सकेगा, मंगा सकेगा यदि उसने कोई भी मामला दिया हो तो। एडिशन सेशन जज के सामने मामले में वह हियरिंग स्टार्ट होने से पहले, यानी जब भी सुनवाई शुरू हुई है उसके किसी भी समय से पहले सेशन जज मामले या अपील को अपने पास वापस मंगा सकता है। ऐसे मामले को सेशन कोर्ट स्वयं सुन सकता है या किसी अन्य कोर्ट को इसका हवाला कर सकता है।
अब सेक्शन 450 कहता है कि वही सेक्शन है जो 410 है सीआरपीसी का, न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। कैसे हो सकता है कि सीजेएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं, अपने अधीनस्थ यानी जो भी व्यक्ति उसके, जो भी मजिस्ट्रेट उसके नीचे होगा, उसको किसी मजिस्ट्रेट से मामले को वापस मंगा सकता है या फिर ले सकता है। जांच या विचारण स्वयं कर सकता है या किसी अन्य न्यायालय से भी करवा सकता है। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट होता है किसी मामले को जो सेक्शन 212 में जो उसका सब क्लॉज 2 है, अन्य मजिस्ट्रेट को वापस दिया होगा तो उसको उससे वापस मंगा सकता है और मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकता है। देखिए जो नोट्स है उसमें आपको कंप्लीट डिटेल दी गई है कि भाई किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है, जिससे कि आपके सामने एक बार क्या होगा, एक्ट गो थ्रू आराम से हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं डीलो जंक्शन के साथ में। अब हम सेक्शन 451 की बात करेंगे जो बात करता है सेक्शन 411 सीआरपीसी के बारे में। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसको कि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा मामले को हवाला किया जाना या वापस लिया जाना। तो क्या होता है, अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को मामला हवाले कर सकता है, दे सकता है। कौन कर सकता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को मामले को सौंप सकता है या फिर मामले को स्वयं निपटारा करने के लिए या किसी अन्य मजिस्ट्रेट से करवाने के लिए उस मामले को वापस मंगा सकता है। सेक्शन 452 कहता है कि वही सेक्शन है जो 412 है सीआरपीसी का, कारणों को अभिलिखित किया जाना। यानी कि सेक्शन 448 इज इक्वल टू 451 जो बीएनएसएस का है, सेक्शन 408 411 सीआरपीसी का है। इसके अधीन आदेश करने वाला मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।